तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, हमारे एक नए चैनल चैलेंजर्स कॉर्नर पे। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन, जो कि क्लास 9 का पहला चैप्टर है फिज़िक्स का। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन चैप्टर है बहुत मज़ेदार और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और हम न्यूमेरिकल्स आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में न्यूमेरिकल्स और इसकी नोट्स, जितनी नोट्स हैं आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जितनी नोट्स हैं आपको, ये सारे नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। तो चैप्टर का नाम है मोशन। हम इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे और जो चैप्टर में है और चैप्टर में जो नहीं है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा मोशन होता क्या है। व्हाट इज मोशन? आप सबके मन में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि मोशन क्या होता है भाई। सबसे पहले समझेंगे मोशन क्या है। कि देखिए, सिंपल वर्ड में क्या लिखी है मोशन की डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट पोजीशन एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। ये क्या बोल रही है ये डिफिनेशन, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या कह रहा है ये कि ऐसा ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप मान एक एग्जांपल से समझेंगे इसे। जैसे ये हमारी एक कार है, कुछ देर बाद हम लोग देखें कि ये यहाँ पहुँच गई। तो इसका क्या हुआ? मोशन हुआ। इस कार का हम क्या कह सकते हैं? मोशन हुआ। और और इसमें जो टर्म यूज़ किए गए हैं रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ एक ट्री था और ट्री के नीचे एक इंसान खड़ा था। तो इंसान जो है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। उसके रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट यहाँ मूव किया। जो इसके अंदर बैठा है उसे थोड़ी ना पता रहेगा कि हाँ मेरी मोशन हुआ है कि नहीं, क्योंकि मोशन दोनों का साथ में होगा। तो रेफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से पता चलता है हमारा मोशन कितनी दूर हुआ, कहाँ तक हुआ है। और ये रेफरेंस पॉइंट एक ऑब्जेक्ट होता है, ये भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ से हम क्लैरिफाई करते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है। और देखिए यहाँ से एक और टर्म आया, रेस्ट। अब हम रेस्ट क्या होता है, रेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट changes its position with the respect of time and reference point is said to be rest। सपोज करिए कि जैसे यहाँ पर एक हमारी ट्रक खड़ी है और ये मतलब आगे मूव ही नहीं करेगी, मतलब ये मतलब मूव ही नहीं करेगी। एक ये सिंपली समझिए कि ये जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे रहेगी। जैसे कोई कहीं गया हो, कहीं जैसे कोई खड़ा हो तो वो मूव नहीं करेगा आगे। जैसे ये है हमारी ट्रक, तो ये रेस्ट पे है, मतलब रुकी है, तो कहीं रुकी रहेगी। तो जैसे यहाँ ट्री होगा तो उसके रेफरेंस पॉइंट से मतलब कोई भी इंसान यहाँ खड़ा रहे, हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ अगर रहेगा तो उसे क्या देखेगा कि ट्रक खड़ी है, मतलब रुकी है। तो रुकने को जो रुकी है उसे हम कहेंगे रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। तो ये हमने समझा कि रेस्ट क्या होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब मोशन जान रहे हैं तो हमें पता रहना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ का बड़ा रोल रहता है मोशन में। अब देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करी जा सकती हैं। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एक और क्वांटिटी होती है जो कि इसमें दिया नहीं गया है, मतलब यूज़ नहीं है इस चैप्टर में, इसीलिए मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है। तो आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकल क्वांटिटी वो होती हैं। प्रैक्टिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको हम इंस्ट्रूमेंट से या किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र नहीं कर सकते, जो कि मेज़र नहीं की जा सकती। जैसे लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गई। जैसे कि तुम्हारे दोस्त ने बोला भाई तुम मेरे बहुत बढ़िया दोस्त हो, तो कितने बढ़िया दोस्त हो वो कौन बताएगा, उसको मेज़र नहीं किया जा सकता। तो वो हमारी हो जाती हैं प्रैक्टिकल क्वांटिटीज़। हमें फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटीज़ पढ़नी है? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी दो तरीके की होती हैं।
अब फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें तो डिवाइड की गई है दो दो बेस पे। एक होता है डिपेंडेंसी और एक होता है हमारा डायरेक्शन के बेस पे। तो हमें डायरेक्शन के बेस पे पढ़ना है। डायरेक्शन के बेस पे हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, डायरेक्शन के बेस पे। ठीक, डायरेक्शन के बेस पे पढ़ेंगे कि डायरेक्शन के बेस पे क्या होते हैं। डायरेक्शन के बेस पे हमारी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर। अब ये स्केलर और वेक्टर तो पहले आया होगा, पहली बार आया होगा आपके सिलेबस में वर्ड। तो स्केलर और वेक्टर क्या होता है? स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि हो गया टाइम, हो गया स्पीड, हो गई एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो गई। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, रोहन ट्रेवल्स 23 किलोमीटर बाय बाइसिकल। तो उसने जो 23 किलोमीटर ट्रेवल किया है वो हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें बस क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो बस मैग्नीट्यूड जिस क्वांटिटी में पता लगे सीधा बताना है कि हमारी वो कौन सी क्वांटिटी है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। यानी रोहन ट्रेवल्स 23 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। जैसे ये 23 किलोमीटर है, ये जा रहा था रोड से, तो उसने क्या किया, नॉर्थ के दिशा में उसने क्या किया, नॉर्थ ऊपर है तो ऊपर साइड मतलब नॉर्थ के तरफ उसने 23 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो इसमें क्या है, देखिए हमें दोनों दिया गया है। हमें मैग्नीट्यूड भी दिया गया है कि कितने किलोमीटर ट्रैवल किया और डायरेक्शन भी दिया गया है कौन से डायरेक्शन में उसने ट्रैवल किया। तो हमारा ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये इन सबको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। तो बहुत सारे देशों ने अपने अपने सिस्टम बनाए। जैसे कि हम कुछ सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक मेन सिस्टम के बारे में। पहले हम लोग पढ़ते हैं CGS सिस्टम के बारे में, जो कि है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर हमारा लेंथ नापने के लिए होता है, ग्राम हमारा मास नापने के लिए होता है, सेकेंड हमारा टाइम के लिए होता है। MKS सिस्टम, दूसरा सिस्टम हमारा है MKS। MKS सिस्टम क्या होता है? मास किलोग्राम सेकेंड। मास किलोग्राम सेकेंड। मास से हम क्या नापते हैं? मास से हम क्या नापते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ नापते हैं। किलोग्राम से क्या नापते हैं? किलोग्राम से क्या नापते हैं? मास नापते हैं। और सेकेंड से क्या नापते हैं? टाइम। ठीक। और फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड यानी FPS सिस्टम। ये हमारा तीसरा सिस्टम है। और इन सब को देखते हुए एक सब अब देखा गवर्नमेंट ने हमारी, यानी सब लोग देखे कि ढेर सारे सिस्टम है, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सारे जगह यूज़ हो, सब लोग यूज़ करें। तो मेनली हमारा होता है, तो वो सिस्टम बना है हमारा SI सिस्टम। क्या कहते हैं उसे? SI सिस्टम। SI सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मेनली ये MKS सिस्टम है, मास किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, ये MKS मास किलोग्राम सेकेंड। ये मतलब इसी सिस्टम को हम SI सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि यही सिस्टम कन्वर्ट करिए, देखा कि ज़्यादा सूटेबल कौन सा लग रहा है, यही मीटर। ये यहाँ मास की जगह मीटर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा सही, मीटर इसका करेक्ट आंसर था। मतलब मीटर इसकी जगह होगा, यहाँ फॉल्ट हो गया इस जगह पे, इसके जगह मीटर आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे कि SI सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो कि हम MKS सिस्टम को भी कह सकते हैं। क्योंकि देखें कि सब इन तीनों में सबसे ज़्यादा सूटेबल हमारा मीटर किलोग्राम सेकेंड वाला सिस्टम ज़्यादा सही है। तो इसे हाँ अडॉप्ट कर लिया गया 1960 में बाय जनरल कॉन्फ्रेंसेस वेट्स एंड मेजरमेंट इन पेरिस। पेरिस में इसे जनरल कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा एक मीटिंग बैठी थी, जिसमें ये फैसला हुआ कि अब सब लोग एक नया सिस्टम यूज़ करेंगे, SI सिस्टम, जिसको हम MKS सिस्टम भी कहते हैं। तो मैं होप करता हूँ ये पहली वाली स्लाइड समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी, जो डाउट रहे आप लोग कमेंट में टाइप कर सकते हैं, तो उसे क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर। अब दूसरा टॉपिक हमारा है ये
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। अब ये टॉपिक तो ये जो टॉपिक है ये हमारा मेनली है तो नहीं सिलेबस में, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब यूनिट को कन्वर्ट करना रहता है न्यूमेरिकल्स में तो बहुत लोग को पता ही नहीं रहता, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर का कन्वर्जन पता ही नहीं रहता। तो ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हम लोग इसे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि ये तो वैसे 5th-6th क्लास का टॉपिक है, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं ताकि आगे न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना हो। तो देखते हैं इसमें क्या है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ये हमारी कितनी यूनिट्स हैं? टोटल 7 यूनिट्स हैं। तो हम इसे कैसे सबको मीटर में मेज़र करेंगे? मीटर एक यूनिट लिया है सबको कॉमन सब में। तो 1 किलोग्राम में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100। 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 10। और 1 मीटर में 1 ही मीटर होगा। 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं? 1/10 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? मीटर, 1/100 मीटर। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? 1/1000 मीटर। ओके। अब इसी में ये रूल है कि अगर हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें इनटू जो भी रहेगा 10,000 जो भी यूनिट कन्वर्जन रहेगा। जैसे सपोज करिए कि अब हमें 1 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में करना है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा? 1 को 100 से इंटू कर देना 1 को 10 से इंटू कर देना पड़ेगा जो कि होगा 10 हेक्टोमीटर। ठीक, 10 हेक्टोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे। ठीक, हमने क्या किया है, अगर हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें इंटू 10 करना पड़ेगा या जितना भी हो 10, 100। लेकिन अगर हमें छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में करना है तो हमें डिवाइड बाय यूनिट करना पड़ेगा, जितना यूनिट हमें लगे कि डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 100, जितना भी यूनिट लगे। ठीक, तो ये रही हमारी कन्वर्जन टेबल। इसे आप नोट्स कर सकते हैं आराम से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा न्यूमेरिकल्स में। अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन की ओर। अब हमारे मोशन के होते हैं 2 टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ते हैं पहले। When an object covers equal distance in equal interval of time is called uniform motion। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। देखिए जैसे ये एग्जांपल दिख रहा है आपको कि एक जैसे सपोज कर लीजिए एक कार इसी पाथ पे चल रही है तो उसने क्या किया, पहले पार्ट को उसने 2 सेकेंड में कवर किया और सेकेंड पार्ट को भी उसने 2 सेकेंड में कवर किया, जो कि पाथ हमारा डिवाइडेड है 5 मीटर में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ कंटिन्यूटी बनी है, मतलब यहाँ कांस्टेंट है, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। बिना ना ये तो नहीं हो रहा ना कि 2 सेकेंड में 5 किया और फिर अगले पार्ट में 2 सेकेंड में 6 किया, ये नहीं, ये कांस्टेंट है। तो ये हमारे यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है। तो इससे ये समझ में आया कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ठीक, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इसी तरह हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप ना देखिए, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म, नॉन मतलब कि वो निगेटिव ही में रहेगा कि इसके निगेटिव में चलूँगा। देखिए इसी में है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, मतलब या तो करेगा इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, मतलब जैसे चल रहा है 5-5 मीटर हर पाथ पे चल रहा है और टाइम अलग लग रहे हैं, कहीं 2 सेकेंड लग रहे हैं, कहीं 1 सेकेंड, जैसे ये एग्जांपल देख सकते हैं आप। और या तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अलग अलग डिस्टेंस चलेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग डिस्टेंस चलेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बढ़ते हैं कुछ और तरह के मोशन, ये भी हमारा सिलेबस में नहीं है लेकिन हम तब भी पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में भी बताया था कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ेंगे ताकि हमें रहे कि बस हमें क्लास लेवल तक नहीं पढ़ना है, आगे की भी पढ़ें ताकि हमें पता रहे कि क्या होता है।
तो देखते हैं ये वाली मोशन क्या होती है हमारी। तो ये 5 तरह के और मोशन मैंने रिसर्च किया है। 5 तरह के और भी होते हैं वैसे, लेकिन मैंने ये रिसर्च किया है कि ये 5 तरह के और मतलब जितना आपको पढ़ा सका जाए कि मतलब जितना आप लोग जान सकें। तो रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी देखिए अगर कोई मोशन है, अगर सपोज करिए ये कोई कार है, सपोज ये कोई रोड है, ठीक, उतनी सही नहीं है लेकिन तब भी काम चला हुआ है। और इस पे हम एक ये मतलब एक स्ट्रेट रोड है, ठीक, एकदम स्ट्रेट रोड है और इस पे एक कार चल रही है। तो ये क्या स्ट्रेट रोड पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो हम उस तरह की मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक। क्या कि जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले, मतलब एकदम स्ट्रेट चले, कहीं इधर उधर नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, अब जैसे देखिए कि हमारा ये जैसे एक पंखा है, इसके 3 ब्लेड्स होते हैं, कई पंखों में 4 भी होते हैं, तो हम एक 3 मान के चलते हैं। तो क्या है, जब ये क्या है अपने एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये इधर उधर नहीं मूव कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ में जो मोशन होगी उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक। जो मोशन हमारी सर्कुलर पाथ में होंगी उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। और भी ले सकते हैं, जैसे हमारा अर्थ रिवॉल्व, मतलब ये हमारा अर्थ है और ये सन है, तो ये हमारा अर्थ इसके अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये भी हमारा एक तरह का सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब रोटेशनल मोशन, ये देखिए रोटेशनल मोशन क्या होता है, जब ये हमारा जैसे सपोज करिए अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये जब अपनी ही एक्सेस पे घूमेगा, मतलब इधर उधर नहीं, अपनी ही एक्सेस पे घूमेगा, तो जब कोई ऑब्जेक्ट, ये जैसे हम इसमें सपोज किए हैं अर्थ को, तो जब ये अपने ही एक्सेस पे घूमेगा तो हम इसे कहेंगे रोटेशनल मोशन। क्यों, क्योंकि ये अपनी ही प्लेस पे रोटेट हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे रोटेशनल मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस पे रोटेट हो तो हम उसे कहेंगे, उसी उसी एक्सेस पे रोटेट हो, अपनी एक्सेस पे, तो हम उसे कहेंगे रोटेशनल मोशन। अब बढ़ते हैं हमारी पीरियोडिक मोशन के ऊपर। मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आपने एक ये पेंडुलम तो देखा ही होगा, ये बहुत ही रेयर है, रेयर नहीं कह सकते, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है पेंडुलम टॉपिक। तो ये देखिए, ये हमारी मान लीजिए पोजीशन ए बी और ए ओ। अब देखिए कि इन दोनों जितना डिस्टेंस यहाँ जाएगा उतना डिस्टेंस इतना भी जाएगा, और जितना टाइम यहाँ लेगा, यहाँ 2 सेकंड लेगा तो यहाँ भी 2 सेकंड लेगा। तो पीरियोडिक मोशन क्या कहता है कि जो मोशन बार बार हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो मोशन बार बार होगी, हम उसे कहेंगे पीरियोडिक मोशन, ठीक है। जो अपनी मतलब ये पेंडुलम सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा इसका, जो बार बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। ऑसिलेटरी मोशन आप समझ लीजिए, ऑसिलेटरी मोशन की एक गिटार का एग्जांपल ले लेते हैं, और भी एग्जांपल हो सकते हैं लेकिन हम गिटार का लेते हैं। ड्राइंग उतनी ठीक नहीं है लेकिन बन जाएगा। ये जैसे गिटार की स्ट्रिंग्स हैं, तो जब हम इसे गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे, इमेजिन करिए जैसे हम गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे, जब गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेट होंगी तो जो मोशन 2 एक बार इधर जाएंगी तो फिर एक बार अपने पोजीशन पे आ भी जाएंगी, तो जो ट्रू और फ्रो मूवमेंट गिटार की स्ट्रिंग का होगा उसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। जो ट्रू और फ्रो मूवमेंट गिटार की स्ट्रिंग का होगा उसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ठीक। यही थे हमारे 5 अदर टाइप के मोशन। अब हम पढ़ते हैं, अपने वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इसको हम समझ लेते हैं। बहुत बहुत आसान टॉपिक है, बस इसको समझना पड़ेगा। अब देखते हैं, हमारे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस जैसे टोटल पाथ कवर्ड बाय ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, या कह सकते हैं डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है। अब जैसे ये देखिए कि अभी एग्जांपल बताएंगे, पहले आप पढ़ लीजिए, मतलब आप समझ जाइए कि ये क्या होता है। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, उसके द्वारा मैं समझा दूंगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसमें हमें बस मैग्नीट्यूड पता रहेगा, और डिस्टेंस हमारा कभी नेगेटिव में नहीं होगा, डिस्टेंस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगा। और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। डिस्टेंस हम की एसआई यूनिट मीटर होगी। और डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्या? स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस हमारा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। ठीक, ये था हमारा डिस्टेंस के बारे में। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जैसे हमने कोई मतलब डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उसके और मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो मतलब जो पार्ट होता है, जो डायरेक्ट होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा स्ट्रेट लाइन ही में होगा। तो मतलब हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है या जो सीधा कनेक्ट करे उसे हम उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब कनेक्ट करेगी तो कोई फिक्स डायरेक्शन तो होगा नहीं, डायरेक्शन इसका होगा, ये तो पक्का है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब एसआई यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर है। ठीक, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब ये जैसे देखिए कि हाँ, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी नाम है, ये एक नाम एज्यूम किया है, तो क्या किया इस ऑब्जेक्ट ने, इस बॉडी ने, इसको एज्यूम करते हैं ये बॉडी को ए, इसने चलना चालू किया इस लड़के के घर तक। तो उसने क्या किया, पहले 300 मीटर ईस्ट में, तो ईस्ट हमारा इस साइड होता है, 300 मीटर ईस्ट में चला। तो उसके बाद क्या किया, नॉर्थ का टर्न लिया, नॉर्थ पे टर्न लिया, तो नॉर्थ ऊपर होता है, तो नॉर्थ में कितना चला, 400 मीटर, तो 400 मीटर नॉर्थ में चला। और अब इसने बोल दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस क्या बताया मैंने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। ठीक, तो टोटल पाथ क्या होगा, 300 प्लस 400, हमारा 700 आ जाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा ए बी, हमने इससे ये देखिए, इसे हमारा क्या था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ए सी हमारा क्या हो गया, ए सी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ए सी को निकालने के लिए हम ये देखिए हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर निकालने के लिए जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चला जाएगा, और ए बी का स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर हो गया हमारा 90,000, और ए सी का स्क्वायर हो गया हमारा 1,60,000। ठीक, तो इसके बाद ये आ गया हमारा 2,50,000, और इसको अंडर रूट 500, अंडर रूट जब हटेगा तो 500 हम आ जाएगा, यानी हमारी ए सी की वैल्यू आएगी 500। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 500। तो ये था हमारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, ये समझ में आ जाना चाहिए। और ये एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं या कोई नाम और अज्यूम कर सकते हैं, या अपने तरह जितना आप एग्जाम्पल अपने से बना के लिखेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा।
अब बढ़ते हैं हमारे स्पीड और वेलोसिटी की ओर। ये भी दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, इनको समझ लेते हैं जल्दी से। अब स्पीड क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड क्या होती है देखते हैं। अब जैसे अज्यूम करिए ये हमारी एक कार है, ये कुछ देर बाद यहाँ पहुँची तो इसमें मोशन हुआ ही, जैसा कि मैंने आपको पहला एग्जांपल ही बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसमें मोशन होगा। तो अब ये जब मूव कर की तो इसकी कुछ स्पीड तो रही होगी ना, इसकी कोई स्पीड तो रही होगी ना। तो स्पीड को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, हमें ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड पता करना हो, कुछ ना कुछ जब मोशन हुआ है तो कुछ ना कुछ स्पीड तो रही होगी ऑब्जेक्ट की, इतना तो क्लियर है। ठीक, और इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड निकालने का। इट यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें बस मैग्नीट्यूड दिया रहता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहता है। अब हम बढ़ते हैं स्पीड के टाइप्स की ओर। स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, जो कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आप यूनिफॉर्म का मतलब बताया था, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसके विपरीत काम होगा, उसके ऑपोजिट काम होगा। तो या तो इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में करेगा या तो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगा। एवरेज स्पीड, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं एक नया स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इसका कि जैसे कि कोई भी लड़का हो, आप लोग में से कोई भी लड़का हो, वो या गाड़ी वाड़ी चलाता हुई होगा, जैसे न चलाता हो तो जैसे कोई एक आध दिन चलाने गया गाड़ी तो बहुत स्पीड में चलाता था वो, तो क्या किया, एक दिन उसके पापा बोले कि मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो वो कहा कि चलिए, क्योंकि उसके पापा को कंप्लेन आ चुकी थी मोहल्ले से कि आपका बेटा बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है। तो उसके पापा बैठे और एट द टाइम जब उसने बाइक से था, मतलब बाइक के डायग्राम समझ लीजिए, अरे उतनी बढ़िया ड्राइंग नहीं है लेकिन समझ लीजिए बाइक का डायग्राम है। तो ये जब ये बैठा था और इसके पापा यहाँ पीछे बैठे थे, तो ये क्या किया, बीच में इसके पापा जब बैठे थे यहाँ पीछे, तो इसने क्या किया, एक बार तेज से गियर मारा और क्या किया, अचानक से जो स्पीड बढ़ाई इसने, जैसे 50 थी, मतलब जैसे 20 थी, तो ये 50 जो स्पीड बढ़ी, ये जो अचानक वाली स्पीड है, ये हमारी जो स्पीड एट द टाइम पे, एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड हमारी होगी उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। जैसे कि पापा ने पूछा कितनी स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, तो देखिए उसके पापा की 50, तो एट द टाइम जितनी भी स्पीड थी उनके पापा के पूछने से, उनके पापा जब पूछे एट द टाइम जितनी स्पीड थी, तो वो हमारी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमारे इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या एग्जांपल होता है? एग्जांपल ये तो आपको बता दिया। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस, ये जो ट्रायंगल बना है इसे हम डेल्टा कहते हैं, इसका मतलब होता है चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, ये था हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। अगर ये आ जाए तो यही फॉर्मूला पुट कर देना है, आराम से निकल ही आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग वेलोसिटी की ओर। वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब पोजीशन का चेंज, यानी मानिए कि ये कार जो है, कोई भी कार है, हर बार मैं डायग्राम नहीं बना सकता क्योंकि इतनी बढ़िया ड्राइंग नहीं है। अब देखिए कार है, ये मूव कर रही है
कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में। तो जब नॉर्थ लग जाए तो तब ये वेलोसिटी में, नहीं तो अगर नॉर्थ ना रहे तो हमारा क्या था, ये स्पीड था। लेकिन जब नॉर्थ लग जाए तो इसके साथ क्या, नॉर्थ लग जाए अगर किसी भी कार की स्पीड के साथ कि किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी हो जाता है वो। अब वेलोसिटी की सिंपल डेफिनेशन देख लीजिए, सिंपल से सिंपल नोट्स है आपके लिए, एक बार देख लेते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है। The rate of change of position in specific direction is called velocity। जब पोजीशन का चेंज कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है तब उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, जब हमारा रहेगा, मतलब जब क्या कहते हैं, जब हमारा वो, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा तो वेक्टर होगा ही अपने आप, क्योंकि इसमें स्पीड भी दी गई है जो कि हमारी मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन भी दिया गया है जो कि हमारा डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इट इज़ either इक्वल और लेस देन स्पीड। ये या तो इक्वल होगी स्पीड के या तो लेस होगी। इक्वल किस केस में हो सकती है, जब ये एक ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, एक ही लाइन में ट्रैवल करे, यानी ये अगर ईस्ट में ट्रैवल कर रही है और स्पीड, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएंगी। ठीक। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जैसा कि आपने को बताया था कि ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हैं, तो वेक्टर हो जाएगा अपने आप। अब वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम एज यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होगी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में, बस इसमें क्या अंतर आया, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलेगा, तो उससे हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म के ऊपर बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसके अपोजिट काम होगा। अनइक्वल डिस्टेंस है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलेगी, इक्वल है डिस्टेंस है तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलेगी। और ये किसी डायरेक्शन में चलेगी, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अगर वेलोसिटी है तो डायरेक्शन होगा ही भाई। अब एवरेज वेलोसिटी का वही डिफिनेशन सेम टू सेम एवरेज स्पीड की तरह है, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो इसमें क्या है, व्हेन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। यानी जब टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम से डिवाइड किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। या अगर हमें दिया है फाइनल पोजीशन, अगर इस ऐसे भी दे सकता है कि हमें वी को हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, वी को हम डिनोट करते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक, और यू को डिनोट करते हैं इनिशियल। ये सब पॉइंट आपको नोट करने हैं। यू को हम इनिशियल पोजीशन। तो क्या है ये फॉर्मूला, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल ये है, तो उसको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसमें कोई नहीं दिया गया है। तो क्या फॉर्मूला है, v प्लस यू अपॉन 2। ये एवरेज वेलोसिटी का एक दूसरा फॉर्मूला है। ठीक। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ तक अगर क्लियर हो तो आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल नया है, ग्रो होने में टाइम लगेगा। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं प्रेजेंटेशन ही पढ़ा सकता हूँ। अगर आप लोग आगे चल के सपोर्ट करेंगे तो डिजिटल बोर्ड से भी पढ़ा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, ये सब बातें ना करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपने कोई और दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं जो कि 9th में। अब एक्सेलरेशन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में चेंज होता है, जैसे ये कार है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और इसके बीच का टाइम पीरियड दे दिया आपको 2 सेकेंड। ठीक। तो अब
तो जो वेलोसिटी में चेंज होगा उसे हम बोल देंगे एक्सेलरेशन, ठीक। और एक्सेलरेशन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यानी पिछले क्वेश्चन का अगर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो वी यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 30 अपॉन टी यानी टाइम 2, ये आ जाएगा 30 अपॉन 2 और हमारी आ जाएगी यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हमारा था एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के टाइप पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? एक्सेलरेशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी, समझिएगा, जब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, एक्स को हम डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं, जब ये सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तब हम इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब निगेटिव डायरेक्शन में होता है हमारा एक्सेलरेशन, जब हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में होता है तो हम उसे निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन भी कहते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन, ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट जब कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिटार्डेशन, जब क्वेश्चन में आ जाता है रिटार्डेशन तो सोचते हैं कौन सा नया टॉपिक है। कोई नया टॉपिक नहीं है भाई, रिटार्डेशन ही को हम निगेटिव एक्सेलरेशन ही कहते हैं, ठीक। अब वेलोसिटी इसमें डिक्रीज होगी और एस वी के डायरेक्शन में रहेगा, ठीक। अब बढ़ते हैं जीरो एक्सेलरेशन की ओर, यानी जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा भाई। जब कांस्टेंट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली रही है कार, उसकी उतने ही स्पीड से चली रही है, चलते ही जा रही है, तो हम उसे कह देंगे सीधा जीरो एक्सेलरेशन, ठीक। अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो तो अब हम बढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके बीच में जो आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये आप लोग खुद से भी पढ़ सकते, इसमें कुछ है नहीं क्योंकि इसमें 2 टाइप से ग्राफ दिए गए हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक, और एक इसका दूसरा नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ, और या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। तो इसमें क्या है, एक इसमें ये 2 टाइप्स के ग्राफ दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे ये देखिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो जब ये अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ मानिए इसे, एक काम करने, 1 सेकेंड वेट फॉर अ मिनट, इसे समझिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब ऑब्जेक्ट ऐसे शो कर रहा है, ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो उससे हम कहेंगे सेड टू बी रेस्ट, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ठीक। वो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तब वो होगा हमारा रेस्ट में, ठीक। अब बढ़ते हैं, वो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ सकते हैं, तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। तो जो कॉन्सेप्ट मेन है, तो मैं सोच रहा था ज़्यादा वीडियो लंबी ना ले जाऊँ, 1 शॉर्ट वीडियो रहे जिससे आपको समझने में भी ज़्यादा आसानी हो कि जब भी एग्ज़ाम टाइम हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा, तो ताकि आपके 100 में से 100% मार्क्स सिक्योर होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो नोट्स हैं, अगर आप ये नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं या इसी को कॉपी कर सकते हैं या प्रिंट निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स एकदम निचोड़ है, मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म है किसी भी चीज़ का, किसी भी पूरे चैप्टर का एकदम शॉर्ट फॉर्म है। मैं आपको एक माइंड मैप भी दूंगा, उसको देख लेंगे बाद में। अब हम बढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। तो कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं हमारी? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। तो पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, तीसरी होती है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें पहले मैं बता देता हूँ कौन सा ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर उसके बाद इसके डेरिवेशन पे बढ़ते हैं। तो पहले में देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v हमारा फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, u हमारा इनिशियल और a हमारा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और t हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे
कि एस जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, और हाफ मतलब आप जानते हैं आधा किसी चीज़ का, किसका आधा, एक्सेल एक अभी पहले ही बताया था पहली इक्वेशन में, ए मतलब एक्सेलरेशन, टी मतलब टाइम, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी और टी मतलब टाइम, ठीक। और लास्ट इक्वेशन सेम है, आपको वर्ड परिचित है ये, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल, ए मतलब एक्सेलरेशन, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये था हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके डेरिवेशन एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से, इसके डेरिवेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट से एग्जाम में आते हैं। अब इसके डेरिवेशन देख लीजिए, एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक। पहला इक्वेशन हम पहली इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक। पहली इक्वेशन एक सेकेंड, हम पहले पढ़ेंगे पहली इक्वेशन का डेरिवेशन, पहली इक्वेशन का डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। इसमें क्या है, वी सपोज अ कार रनिंग। अब ये देखिए जैसे कोई कार है जो कि हमारी यू वेलोसिटीज चल रही, तो पहली जो वेलोसिटी, जो पहले वेलोसिटी होती है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और जो वेलोसिटी बाद में होती है उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, जो फाइनल समय पे होती है। और इन दोनों के, और जब एक्सेलरेशन होता है, जब चेंज होगी वेलोसिटी तो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होगा, और इसमें कुछ टाइम तो लगा ही होगा। तो अब इसे डेराइव करने के लिए क्या होगा देखते हैं, डेराइव कैसे करेंगे। इसमें सेम वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसमें ये आप थ्योरेटिकल मेथड से भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, या आप न्यूमेरिकल मेथड से लिखिए। ये जो मेथड है नीचे वाला, ये न्यूमेरिकल मेथड है। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो जब यहाँ पे देखिए, एकदम आराम से फोकस करिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, जब ये तो हमारा नॉर्मल इक्वेशन है, एक सेकेंड, ये जो है ये a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये तो नॉर्मल है। अब जब हम t को वहाँ भेजेंगे तो at हो जाएगा, और इज इक्वल टू वी माइनस यू यही हो रहेगा। और जब u को यहाँ भेजेंगे, u माइनस में है तो LHS में जाएगा, तो हमारा हो जाएगा u प्लस में हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई कि नहीं, v इज इक्वल टू AT स्क्वायर आई कि नहीं हमारी पहली इक्वेशन। तो अगर क्लियर हो तो हम लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसके ग्राफिकल। देखिए किसी इक्वेशन ऑफ मोशन के 2 मेथड होते हैं, न्यूमेरिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड से कैसे आई है। तो ग्राफिकल मेथड देखना जरूरी है। देखिए अब जैसे कोई यहाँ से मोशन चालू हुआ और यहाँ तक, एक सेकेंड, यहाँ से जैसे मोशन यहाँ से चालू हुआ, एक सेकेंड, यहाँ से चालू हुई, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ तक गई तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। और इसके बीच में जो होगा, ये नीचे वाला ग्राफ हमारा टाइम रिप्रेजेंट करता है, और ये ऊपर वाला वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें ये वाला पार्ट निकालना हो तो क्या होगा, v माइनस यू करेंगे भाई। अगर ये वाला पार्ट निकालना है तो v माइनस यू करेंगे, ठीक। और ये अगर स्लोप, ये जो स्लोप है यहाँ देखिएगा, ये यहाँ, एक सेकेंड, अब स्लोप किसे कहते हैं, एक मिनट, ये जो पार्ट है, ये जो u और v के बीच का जो पार्ट है इसे हम स्लोप कहेंगे। और इसे, ये वाले पार्ट को निकालने के लिए हमें v में से u माइनस करना पड़ेगा। और ये t क्यों है, क्योंकि नीचे वाला ग्राफ हमारा y एक्सेस यानी x एक्सेस हमारा रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और y एक्सेस हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप है इसका मतलब एक्सेलरेशन है, स्लोप मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है। यहाँ भी जैसे था एक्सेलरेशन होगा इन दोनों के बीच में, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। तो सेम बात है, या तो हम इसे नॉर्मल अपॉन बेस भी कर सकते हैं, या तो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, v माइनस यू अपॉन, ये v माइनस यू यहाँ है, t यहाँ है, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल ए। सेम वैसे आ गया, सेम इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू AT प्लस यू, ठीक। अब बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखते हैं।
ये सब इजी है। इसको अगर आप लोग सोचें, इसको आप बस 6-7 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये इक्वेशन आपको याद हो जाएंगी। पहली पहली बार में आपको लगेगा कि हाँ भाई हार्ड है, लेकिन ये पहले देखा करिए कि पहली इक्वेशन में हमारा बनेगा ट्रायंगल बनेगा, और दूसरी इक्वेशन में 2 बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। ये सब ट्रिक्स होती हैं। और तीसरी इक्वेशन में हमारा ट्रेपेजियम बनेगा। तो पहले अभी तीसरी में नहीं जाते हैं, दूसरी ही पढ़ते हैं। तो अगर हमें एरिया निकालना हो, ये वीटी ग्राफ का ये देखिए लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल का तो आपको पता ही है कि मैंने जैसे ही बताया था कि वही सेम होगा v माइनस यू। अगर ये वाला पार्ट निकालना है v माइनस यू, और ये हमारी स्लोप थी और ये हमारा टाइम था, और ये वाला पार्ट भी आ गया क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ये वाला पार्ट क्या होगा u, क्योंकि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये u है हमारा, ठीक। तो ये 2 फिगर बन रहे हैं, एक हमारा रेक्टेंगल बन रहा है प्यारा सा, और एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर हमें निकालना हो इसका अगर डेरिवेशन करना हो तो क्या होगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एस हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। और हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ b1 प्लस बी, हाँ, हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हाफ इंटू टी, हमारा क्या है, बेस है, और हाइट क्या है, v माइनस यू प्लस यू टी इज इक्वल टू एस। एज वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस टी। हमें पता है v की वैल्यू यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो v लिखा है, देखिए देखो v जहाँ लिखा है, देखो ये वाला v की बात कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी पहले इक्वेशन में, u प्लस ए टी। तो हम क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। देखिए जैसे ही रिप्लेस किए, u से u कट गया, तो बचा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो u प्लस यू इंटू टी करेंगे, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो u इंटू टी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रेपेजियम बनेगा। ट्रेपेजियम यहाँ देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ ट्रायंगल वाले मेथड से नहीं करेंगे, सीधा अगर बन रहा है ट्रेपेजियम तो हम ट्रेपेजियम वाले मेथड से कर लेंगे। इसमें क्या कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब सीधा हम लोग इसमें ट्रेपेजियम बन गया है। बी सी की वैल्यू क्या है, यू वी है, और ओ ए क्या है हमारा यू है, ओ सी टी है, ओ सी यानी ये टी है और ये यू है और ये वी है, बी सी, ठीक। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना हो यानी एरिया निकालना हो वीटी ग्राफ का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स करेंगे बी सी प्लस ओ ए इंटू ओ सी। अब यहाँ पे देखिए हाफ बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू हमारी v है, बी सी की वैल्यू v है, v वैल्यू पुट कर दिए, ओ ए की वैल्यू u है, u पुट कर दिए, ठीक। अब यहाँ देखिएगा t को कैसे लाया है, v माइनस यू अपॉन ए। हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला पढ़ा था, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक, ये पढ़े थे फॉर्मूला। तो हमको क्या किए, बस a की जगह e से रख दिए, a की जगह t को रख दिया और t की जगह a को रख दिए, बस ये फॉर्मूला आ गया, बस रिप्लेस कर दिए फॉर्मूले को, कुछ नहीं किए हैं। और इससे क्या बना फॉर्मूला कि जब यहाँ पे चला आएगा, जब सेम हो जाएगा, यहाँ पे a और 2 डिनोमिनेटर में है, तो जब ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as हो जाएगा, और v प्लस यू और v माइनस यू। याद आ रही है कोई एक आइडेंटिटी, मैथ्स में आपने 8 में पढ़ा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, और हमने जब u स्क्वायर को 2as के पास ले गए, u स्क्वायर को 2as के पास ले गए, तो हमारी क्या निकल के आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। ये थी हमारी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन।
इसमें कोई अगर आपको नहीं आ रही है कोई इक्वेशन तो आपको इसमें क्या करना, मेन चीज़ है प्रैक्टिस। फिजिक्स और मैथ्स को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी फिजिक्स और मैथ्स बढ़िया होगी। तो जितना आप इससे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी मैथ्स और फिजिक्स बढ़िया होगी। तो ये था हमारा ऑल ओवर पूरा चैप्टर। इसमें जो टॉपिक्स थे हमने एक्स्ट्रा भी पढ़े हैं, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है उसे आप बाहर से भी पढ़ सकते हैं या अपनी एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काम। अब ये हमारे तरफ से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया माइंड मैप है, तो आप ये इसे भी पढ़ लीजिएगा। इसे आप नोट्स बना सकते हैं, इसे आप माइंड मैप में बना लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तुरंत एग्ज़ाम टाइम में आप बस इसे उठाएंगे तो आपका रिवीजन एकदम तुरंत हो जाएगा। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन भी है टॉपिक, ठीक, इसको भी आप पढ़ लेंगे, इसीलिए भी मैंने इसमें इंक्लूड करवा दिया है। ठीक, ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रेस्ट क्या था, जब रेस्ट याद करिए रेस्ट क्या था, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव ना करे, उसी पोजीशन पर रहे और रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में भी वो रुका हुआ नजर आए तो हम उसे रेस्ट कहेंगे। मोशन क्या था, मोशन क्या था, याद करो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रेफरेंस पॉइंट और टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे हम मोशन कहेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या था, ऐसा पॉइंट जो कि बताए, रेफरेंस पॉइंट क्या था, ऐसा पॉइंट जो कि बताए, एक सेकेंड वेट फॉर अ मिनट, आप लोग को पेन से समझाते हैं। क्या रेफरेंस पॉइंट क्या था, रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या था कि अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। अब जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो पॉइंट स्पेसिफाई करता है या जो पॉइंट बताता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, ये होगा वो, मतलब कि अभी जैसे कैसे पता चले कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो कोई रेफरेंस पॉइंट होता है उसका भाई, कि कोई ऑब्जर्व करता है कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक, तो वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पार्ट और शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और हमारी डिस्टेंस स्केलर होती है। स्पीड क्या होता है, जब चेंज ऑफ पोजीशन चेंज होगी, और स्पीड क्या होती, कितने गति से चल रही है कोई व्हीकल, कितने गति से मोशन हो रहा है, ठीक। एवरेज स्पीड क्या होगी, द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन होगी तो हम उसे कहेंगे वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी का चेंज होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी तो एक्सेलरेशन होगा। हमने स्पीड पढ़ी थी, चार तरह की स्पीड पढ़ी थी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। वेलोसिटी कितनी टाइप्स की पढ़ी थी, 3 टाइप्स की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक और वेलोसिटी थी, याद करिए कौन सी वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कितने पढ़े थे, 3 टाइप्स के, पॉजिटिव जिसे पॉजिटिव पढ़े थे और निगेटिव पढ़े थे। निगेटिव को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जीरो एक्सेलरेशन, ये 3 एक्सेलरेशन थे। अब यूनिफॉर्म मोशन, जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करेगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसके विपरीत, यानी इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में करेगा या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में करेगा, ठीक। अब आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन पढ़े, याद करो जल्दी। पहली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तीसरा क्या था, मतलब दूसरी इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। और तीसरी इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपको ये इक्वेशन ना याद हो रही तो ऐसे भी कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये बात एक ही है। अगर आप यू माइनस यू स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे यानी RHS में ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा और वही इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो ये थी, आप इक्वेशंस ऑफ मोशन पहली बारी में तो आएगा नहीं, पहली बारी में वेल एंड गुड। अगर नहीं आया तो आपको प्रैक्टिस करना है।
अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन, उतना ज़्यादा आपका पॉइंट, मतलब आपकी फिजिक्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी 9th की, क्योंकि बहुत यूज़ है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। आपके जो बचे 4 चैप्टर हैं उसमें बहुत यूज़ है इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। थैंक यू। ये इतना सब ये वीडियो पे बनने के लिए थैंक यू। और अगर इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं या इसका प्रिंट आउट निकला सकते हैं अगर आपके पास समय ना हो। और मैं न्यूमेरिकल्स सबसे मेन है, जितना न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, मैं तो 20 न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप वो 20 न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे तो आपका चैप्टर क्लियर है। और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप खुद से भी लगा सकते हैं। एनसीईआरटी आपको मिली होगी, एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन साइंस की न्यू एनसीईआरटी तो चेंज हुआ है, उसमें फिजिक्स के बस 4 ही चैप्टर बचे हैं। तो 4 चैप्टर मैं बस इसी मंथ में हम 4 चैप्टर कवर कर देंगे। ओके, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, सिलेबस जल्दी खत्म करेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेवल का पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है चैलेंजर्स कॉर्नर। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर पूरा मोशन। अब इसमें आप लोग नोट्स और क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ऐसे ही मिलने और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर सपोर्ट।